तो आज का जो है सबसे पहला सवाल ये है कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक, बहुत ही इत्मीनान से और बहुत ही आराम से समझेंगे, क्योंकि जितना आराम से समझेंगे उतना बेहतर होगा इसको करना, है ना। तो पहला है कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक, लंबित कोई विधेयक, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17 वसान, उसके 17 वसान पर व्यापक हो जाता है, व्यापक हो जाता है। हेलो, ठीक है। तो ये देखिए, अब ये एक स्टेटमेंट तो ये हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट है कि राज्यसभा में लंबित, राज्य सभा में लंबित, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्याप्त नहीं होगा, लोकसभा के विघटन पर, लोकसभा के विघटन पर व्यापक नहीं होगा। अब ये हो गया। और स्टेटमेंट तो वही है कि अगर देखा है तो कूट चुनना है जो सही है उसको, और ए है, ए में ओनली एक, केवल एक, बी में है केवल दो, सी में है एक और दो, डी में कोई नहीं, नन ऑफ दिस। अब बताइए कौन होगा, इसका आंसर कीजिए। हाँ, दूसरा सही है, पहला गलत है ना। कारण, हाँ कारण, इसका कारण नहीं, कोई नहीं, आप कारण बताइए इसका। हाँ, देखिए अगर हम ये समझ जाएं कि जो प्रक्रिया तय की गई है उस प्रक्रिया को तय करने के पीछे या उसमें के अंतर्निहित उद्देश्य क्या थे, तो हमारे लिए इन सब चीजों को एलिमिनेट करना आसान हो जाएगा। क्यों, है ना। अब देखिए, जो पहला, ये जो पहला जो कह रहा है कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक, ठीक है, कोई भी विधेयक है और लोकसभा में भी वो लंबित है, पास नहीं हुआ है, और क्या हुआ, उसके 17 वसान, चर्चा चल रही थी और वो क्या हो गया, 17 वसान हो गया।
तो ये देखिए 17 हुआ है। 17 होने का मतलब है कि जो व्यक्ति जिन व्यक्ति के माध्यम से वो बिल लाया गया था 17 हाँ 17 अगर हुआ इसका मतलब है कि कोई नई जनादेश अभी नहीं आया है ना। अभी वही जनादेश है, वही पावर है, वही शक्ति है। तो जब वही शक्ति है तो व्यापक कैसे हो सकता है। आप लोग इसके अंदर निहित भावना को समझे। ये ये अगर ये विघटन हो जाता लोकसभा का क्या होता, विघटन हो जाता। विघटन होने का मतलब है कि जो जनादेश मिला जिस लोकसभा को 15वीं लोकसभा 16वीं लोकसभा जो भी लोकसभा है, अभी जैसे कि अभी 16वीं या 17वीं लोकसभा चल रहा है, मैं कंफर्म नहीं हूं, तो ये है ना उसका अगर 17 होता है तो वो शायद शीतकाल का 17 हुआ, ग्रीष्म काल का 17 आए। तो जनता ने लेजिटिमेट किया है, जनता ने जो शक्ति दी है वही शक्ति उनके पास है, तो अभी 17 हुआ है। इसका मतलब है कि वो बिल लंबित है, वो फिर से वो लोग आएंगे और फिर से उस पर चर्चा होगी और बहस होगा और उस बिल को पास किया जाएगा। क्योंकि ऑथराइज जो व्यक्ति है वही है, वो वही व्यक्ति ऑथराइज है, अभी कोई नया व्यक्ति नहीं आया है। इसका मतलब है कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17 पर व्यक्तिगत हो जाता है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता। अगर जैसे कि मैं सपोज एक मुझे मान लीजिए मैं अपना घर छोड़ करके यहाँ आ गया हूँ, यहाँ रह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मेरा घर किसी और का हो जाएगा। मैं जब जाऊंगा तब भी वो मेरा ही घर रहेगा। समझ रहे हैं कि नहीं। तो उसी प्रकार से लोकसभा के जो सांसद हैं वो सिर्फ 17 हो, 17 के माध्यम से जितने सारे बिल थे वो बिल स्थगित हो गए, लेकिन जब वापस आएगा तो वही व्यक्ति आएगा जिसको अभी 15वीं लोकसभा या 16वीं लोकसभा में जिसको इलेक्ट करके भेजा गया है। तो अब आप ये गलती कभी नहीं करेंगे। समझ गए इसके पीछे का कारण, है ना। मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं क्या इसको। अब देखिए सेकंड, देखिए सेकंड कह रहा है कि राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यवगत नहीं होगा। अब जैसे अभी जो बिल है ना, मान लीजिए कि मैंने कोई प्लान बनाया, मैं राज्यसभा हूं और आप लोकसभा हैं, और आप लोकसभा मैंने कोई बिल बनाया है और आप आपका क्या हो रहा है, आपका विघटन हो रहा है। आपका क्या हो रहा है, विघटन हो रहा है। तो जब आपका विघटन हो रहा है तो आप कोई संस्था है, इसका मतलब है कि कोई नई चीज बन करके आएगा। तो इसके पहले वाले आपके हाथ में मैंने प्रस्तुत ही नहीं किया, मैंने जो बिल बनाया है, यानी अभी वो बिल बिल्कुल प्योर है, कोरा है, अभी उसकी सुचिता बिल्कुल सुरक्षित है ना। उसकी जो सुचिता है वो बिल्कुल सुरक्षित है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आया। तो जब सामने प्रस्तुति ही नहीं किया गया है, उसके उसके संपर्क में वो आया ही नहीं है, तो वो कैसे खराब हो सकता है। नहीं हो सकता। अब देखिए ये बिल कब होगा, व्यवगत कब हो, लोकसभा ने पारित नहीं किया और लोकसभा के विघटन पर व्यवगत हो जाएगा। अगर राज्यसभा में कोई विधेयक लंबित है, ठीक है, और लंबित होने के बाद अगर ये पारित हो जाता और पारित होने के बाद अगर ये लोकसभा में चला जाता और लोकसभा में जाने के बाद अगर लोकसभा विघटित हो जाता तब वो बिल लैप्स कर जाता। समझ गए इसको। यानी कि अगर ये बिल अभी राज्यसभा में ही बना हुआ है तो नई लोकसभा का गठन होगा तब उसमें चर्चा होगी कि इस बिल का क्या करना है, ये रहेगा कि नहीं रहेगा। चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, और इसके अंदर में इस प्रकार की सोच हमें बनानी थी। इसका मतलब है कि जब हम बुक पढ़ रहे हो, कोई सभी सुभाष कश्यप का पढ़ रहे हो या कोई भी बुक हम पढ़ रहे हो या कोई नोट्स पढ़ रहे हो, तो नोट्स पढ़ते हुए हमको उसके पीछे के कारण को समझना पड़ेगा कि अगर ये प्रावधान बनाया गया है तो उस प्रावधान को क्यों इस प्रकार से बनाया गया, इसके पीछे बनाने वाले की क्या मंशा रही होगी, क्या सोच करके उसने ऐसा बनाया।
और उस सोच को अगर हम समझ लेते हैं तो फिर हमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से वह स्लैश वे सूचक हैं स्लैश हैं जिनका IFPRI द्वारा वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट बनाने में उपयोग में किया जाता है। ठीक है, सवाल दोबारा से मैं बोलूं, कुछ चीजें मैं बोर्ड पे लिख दूंगा। हाँ, पेपर आपने लिख दिया है? हाँ, चलिए मैं थोड़ा थोड़ा लिख देता हूँ। शोभना मैम, आपको मैं थोड़ा थोड़ा मैं लिख देता हूँ। मैं समझता हूँ कि आपके पास अभी पेपर नहीं होगा, है ना, तो मैं थोड़ा थोड़ा लिख देता हूँ और उसको देखिए। क्या है कि एक सूचक की बात कर रहा है, यानी कि इंडेक्स की बात हो रही है। अब इंडेक्स जो तैयार किया जाता है, कोई भी सूचक अगर तैयार किया जाता है ना, तो कोई भी सूचक अगर तैयार किया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ चीजें शामिल की जाती हैं, 1 2 3 करके। जैसे कि हमने बताया था कि अगर एचडीआई तैयार किया जा रहा है तो उसमें ज्ञान, है ना, इसके अलावा पर कैपिटा इनकम और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, इन तीन चीजों को देखते हुए एचडीआई बनाया जाता है। तो उसी प्रकार से दुनिया में जितने भी सूचकांक है, जैसे दुनिया में कोई भी सूचकांक हो, उस सूचकांक में कुछ ऐसी चीजें शामिल की, जैसे बीपीएल में किसी व्यक्ति को शामिल करना है तो कैसे शामिल करते हैं, उसमें ये देखते हैं कि किस जो व्यक्ति है उसे घर में क्या है, उसका घर कच्चा है या पक्का है, उसके घर में टीवी है कि नहीं, गाड़ी है कि नहीं। इन सब के आधार पर ये पता कर पाते हैं कि ये बिलो पॉवर्टी लाइन में जोड़ने के लायक है कि नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से ये सूचक है, तो सूचक है जो ये सूचक किसकी सूचक की बात हो रही है, ये हो रही है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। किसकी बात हो रही है? वैश्विक वैश्विक भूखमरी सूचकांक। तो अब देखिए कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक को अगर तैयार किया जाता है, इसके पीछे एक नाम दिया हुआ है IFPRI। इसको थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा और इसका इंफॉर्मेशन निकाल लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आगे के एग्जाम के लिए। IFPRI के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा गैदर कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि ऑप्शन जो है 3 की अल्प पोषण, अल्प पोषण, दूसरा है शिशु वृद्धि रोधन, शिशु वृद्धि रोधन, और तीसरा है शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर। अब ये तीनों में से अब यहां पे कूट है ना, और इस कूट के आधार पे हम ये पता करेंगे कि कौन सही है। ओनली वन बी में है, ओनली 2 एंड 3 सी में है, 1 2 एंड 3 डी में है, ओनली 1 एंड 3। इसमें सोचिए और सोच करके इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर डी होगा। एक बार दोबारा ऑप्शन को पढ़िए और समझिए इसको दोबारा से। इसमें इंफॉर्मेशन दी कि कोई अगर मान लीजिए कि आप ही तैयार कर रहे होते हैं इंडेक्स, और आपको ये भी तैयार करना होता कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक, यानी कोई व्यक्ति कैसे पता करेंगे कि ये भुखमरी का शिकार है, कोई बच्चा है या किशोर है, उसको आप उसे देख करके ये कैसे पता लगाएंगे कि इसको पोषण युक्त भोजन नहीं मिला, ये कैसे पता लगाएंगे? अगर उसे पोषण युक्त भोजन मिल गया होता तो आज उसकी शारीरिक अवस्था कैसी होती, उसकी मानसिक अवस्था कैसी होती। ठीक है, हाँ फिर से थोड़ा सा देखिए इसको। नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा,
आप विथ लॉजिक मुझे बताइए। जी देखिए, अगर किसी व्यक्ति को, अगर कोई बच्चा है, अगर वो कुपोषण का शिकार होता है, अगर उसको ठीक तरीके से खाना नहीं मिलता है, तो obvious सी बात है कि अल्पपोषण है उसमें, है ना। अल्पपोषण। भुखमरी का मतलब क्या है? भुखमरी का मतलब यह है कि हाँ, पोषण नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा देखिए, शिशु वृद्धि रोधक, यानी कहने का मतलब उसका विकास रुक जाएगा। बच्चे को जितनी मात्रा में न्यूट्रिशन वाला जो न्यूट्रिशन डाइट अगर नहीं मिलेगा, हेल्दी फूड अगर उसे नहीं मिलेगा, तो उसकी हाइट कम रह जाएगी, या कुपोषण का शिकार होकर के, या फिर मतलब जो उसके वजन में कमी आ जाएगी। मानसिक तौर पे वो विक्षिप्त हो सकता है ना। तो ये, तो अगर वैश्विक भुखमरी सूचकांक अगर बना रहे हैं, तो उसमें इसे कैसे छोड़ सकते हैं हम कुपोषण को? भुखमरी का तो ये सबसे बड़ा कारण है कुपोषण। दूसरा सबसे बड़ा कारण है शिशु वृद्धि रोधन। ये तीसरा शिशु मृत्यु का कोई कारण नहीं है इसका, भुखमरी का, क्योंकि शिशु मृत्यु दर जो है वो कई और अन्य चीजों पे डिपेंडेंट हो जाता है कि वहां का स्वास्थ्य। 1 2 3 तीनों है। हाँ, तो फिर तीनों होगा। अगर एक, हाँ, तो ये मैंने देखा नहीं, अगर एक दो तो सही है, तो कहीं पे एक दो, तो तीन को भी लेना ही पड़ेगा फिर आपको, है ना। शिशु मृत्यु दर, देखिए शिशु मृत्यु दर का एक कारण तो ये है कि माता कुपोषित है ना। तो उस माता अगर कुपोषित है तो बच्चे पे भी उसका असर पड़ेगा। लेकिन शिशु मृत्यु दर का और भी कारण हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हेल्थ फैसिलिटीज बेहतर नहीं होती है ग्रामीण क्षेत्रों में, है ना। तो उसके वजह से फिर शिशु मृत्यु दर में भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों? हाँ, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स लिया जा सकता है। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैम देखिए, यूपीएससी अगर 100 क्वेश्चन बना रही है, तो इसका मतलब है कि वो 100 टाइप का क्वेश्चन बना रही है, और हर एक विषय को वो 100 तरीके से बना सकती है। और उसमें उसमें एक टाइप ये भी है। तो हम अभी इसके क्वेश्चन को बनाने की प्रक्रिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन अगर बनाया जाता है तो उसके पीछे का अंतर्निहित उद्देश्य क्या होता है। चलिए, तो दो, अब तीसरे की तरफ आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि साल दर साल लगातार घाटे का बजट रहा है, ठीक है। साल दर साल लगातार घाटे का बजट रहा है। ये घाटे का बजट क्या होता है? घाटे का बजट क्या होता है? हम्म, हाँ, साल दर साल घाटे का बजट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, सरकार की ये हालत रहती है। सरकार के सामने वेलफेयर स्कीम चलाने की बड़ी जिम्मेदारी रहती है, ताकि क्योंकि वो जनता के बीच में जाते हैं और लोग लुभावने वो वादे करते हैं, और उन वादों को पूरा करने के लिए जितनी मात्रा में कर संग्रह होनी चाहिए उतनी मात्रा में हो नहीं पाता है। कुछ सरकारें लैपटॉप बांटना शुरू कर देती हैं, कुछ सरकारें साइकिल बांट रही होती हैं, कुछ सरकारें कहती हैं कि अगर मेरी सरकार आ गई तो मैं
ये करूंगा। जैसे अभी बिहार में जब इलेक्शन था तो नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना फ्री कर देंगे। विपक्ष में जो तेजस्वी यादव थे उन्होंने कहा कि अगर जैसे ही मेरा सरकार बना तो मेरी पहली कलम से 10 लाख लोगों को नौकरी दिया जाएगा। तो ये ये सारी जो कंपटीशन, उस कंपटीशन में सरकार कहीं ना कहीं जनता में जो चुनाव के समय में जो वादा करते हैं उन वादा को पूरा करने के लिए उन्हें जो है जो जो बजट बनता है उसमें घाटे का बजट करना पड़ता है, यानी खर्चा ज्यादा है और आमदनी कम है। अब इसी में देखिए क्या रहा है कि साल दर साल लगातार घाटे का बजट रहा है। घाटे को कम करने के लिए सरकार को निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई या कार्रवाइयां की जानी चाहिए? ठीक है, यानी घाटे के बजट कम करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं वो आपको बताना है। टोटल कितना है? 4 है, 1 2 3 एंड 4। पहला कह रहा है कि राजस्व व्यय को घटाना चाहिए। राजस्व व्यय को हटाना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि नवीन कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ करना चाहिए। नवीन कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ करना चाहिए। प्रारंभ करना। तीसरा कह रहा है कि सहायकी को युक्ति संगत बनाना, यानी सब्सिडी को, सहायकी को युक्ति संगत बनाना। चौथा है आयात शुल्क को कम करना। आयात शुल्क को कम करना। अब बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन में दे रहा हूं इस तरफ में। एक और 3। चलिए, ऑप्शन ए है ओनली 1। आप सोमना मैम आप बताइए क्या उत्तर होना चाहिए इसका? ओनली 2 एंड 3, ओनली 1 एंड 3, 1 2 3 और 4। अब बात करते हैं कैसे। कैसे? हाँ, हाँ आयात, अगर हम आयात शुल्क को कम कर देंगे इसका मतलब है कि सरकार अपनी इनकम को रिड्यूस कर रही है, और जब रिड्यूस करेगी तो घाटा और बढ़ जाएगा, है कि नहीं? अब जब घाटा और बढ़ जाएगा तो इसका मतलब है कि 4 को काट देना है। 4 को जैसे ही काट दिया तो डी कट जाएगा। अब कह रहा है, दूसरी चीज कह रहा है कि नवीन कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ करिए। इसका मतलब है कि सब, हाँ बजट देखिए, समाज में अगर आप नई कल्याणकारी योजना चलाते हैं, नई कल्याणकारी योजना का मतलब है कि आप जो है पूरे समाज को कहते हैं कि बिजली फ्री दे देंगे, तो घाटा बढ़ रहा है या घाटा बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। अगर आपने ये योजना बना दिया, आपने ये योजना बना दी कि इस बार जितने सारे किसान हैं सभी किसानों के कर्ज माफ, है ना? ऐसी कल्याणकारी योजना ले आए कि किसानों के सारे कर्ज माफ। इसका मतलब है कि फिर आपका घाटा बढ़ रहा है।
हुआ कि नहीं हुआ? तो घाटा फिर बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि दो को काट देंगे, जहां जहां दो दिखाई देगा ये भी कट गया। अब इसका मतलब है कि एक यहां भी है और एक यहां भी है, तो या तो आंसर ए हो सकता है या तो आंसर सी हो सकता है। तो एक को तो पढ़ना ही नहीं कि सही है कि गलत है, क्योंकि ये हम हटा ही नहीं सकते इसको। बच गया हमारे पास क्या? तीन। अब तीन में कह रहा है कि सहायकी को युक्ति संगत बनाना है, यानी कि फिजूल खर्ची नहीं करनी है। जो सब्सिडी देना है, जो अनुदान देना है, वो सही लोगों तक पहुंचना चाहिए। जिन लोगों के लिए बनाया गया है, समाज में जो हाशिए वर्ग पे जो लोग हैं, गरीब तबके के जो लोग हैं, जिनको वास्तविक में अनुदान की जरूरत है, सब्सिडी की जरूरत है, उनके पास तक पहुंचाया जाए। युक्ति युक्त का मतलब जिनको वाकई में नीड है, वाकई में जरूरत है, वहां तक पहुंचाया जाए, है ना? तो इसका मतलब है कि हम तीन को भी नहीं हटा सकते। इसका आंसर क्या हो गया? सी। क्लियर क्लियर? अच्छा देखिए, मैं अच्छा ये सारे डिस्कशन क्यों कर रहे हैं हम लोग? हाँ, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और साथ में हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में जब हमारे सामने क्वेश्चन आया, तो उस क्वेश्चन को बस तुरंत से नहीं हाँ ना कर देना है कि हाँ ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला सही है। ये एक आदत भी बना रहे हैं हम इसको लेकर के कि हमको इसको पढ़ने के बाद हमें क्या सोचना और क्या समझना है ना? एक हैबिट भी हमें इसको लेके डेवलप करनी होगी। चलिए, तो क्वेश्चन तीन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन चार, नंबर चार पे आते हैं। चार कह रहा है कि भारत में वित्तीय समावेशन, क्या कह रहा है? भारत में वित्तीय समावेशन। अच्छा, ये वित्तीय समावेशन क्या होता है? वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना है, और प्रोत्साहित करने के लिए पेमेंट बैंक बनाया गया है, तो बोलते हैं भुगतान बैंक, है ना? भुगतान बैंक या पेमेंट बैंक इसको कहते हैं। तो ये पेमेंट बैंक बनाया गया, पेमेंट बैंक की स्थापना की जाती है। इस दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि अकॉर्डिंग टू पेमेंट बैंक हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। नंबर वन, जिन मोबाइल टेलीफोन जिन मोबाइल टेलीफोन जिन मोबाइल टेलीफोन कंपनियों कंपनियों और सुपर बाजार श्रृंखलाओं और सुपर बाजार श्रृंखलाओं सुपर बाजार श्रृंखलाओं का स्वामित्व एवं नियंत्रण भारतीय व्यक्तियों के पास है। नियंत्रण भारतीय व्यक्तियों के पास है। ये बहुत लंबा स्टेटमेंट है। के पास है, ये बहुत लंबा स्टेटमेंट है। हाँ, वे भुगतान बैंकों के प्रवर्तक होने के योग्य होंगे। वे भुगतान बैंकों के प्रवर्तक, प्रवर्तक का मतलब निर्माता, संस्थापक, प्रवर्तक होने के योग्य है। ये तो पूरा का पूरा यही एक ही स्टेटमेंट में पूरा बोर्ड कवर कर लिया। दूसरा स्टेटमेंट मैं यहाँ लिख देता हूँ
है ना। दूसरा स्टेटमेंट है कि भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड दोनों जारी कर सकते हैं। भुगतान बैंक डेबिट कार्ड यानी डीसी और क्रेडिट कार्ड सीसी दोनों जारी कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा है कि भुगतान बैंक ऋण देने के कार्यकलाप नहीं कर सकते। तीसरा है कि पेमेंट बैंक यानी पीबी ऋण देने के कार्यकलाप नहीं कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितना क्वेश्चन किया है उसमें सबसे आसान क्वेश्चन ये है, सबसे आसान है। अगर आप इसको समझ गए तो बहुत आसानी से इसका उत्तर निकाल लेंगे। ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन ये रहा, ओनली 1 एंड 2, बी में है ओनली 1 एंड 3, सी ओनली 2, डी 1 2 एंड 3। बताइएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं कि भारत में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भुगतान बैंकों यानी कि पेमेंट बैंक की स्थापना की जा रही है। इस दृष्टि से निम्नलिखित कदमों में से कौन सा या से सही है या है। स्टेटमेंट पहला, जिन मोबाइल टेलीफोन कंपनियों और सुपर बाजार श्रृंखलाओं का स्वामित्व एक नियंत्रण भारतीय स्वामित्व एवं नियंत्रण भारतीय व्यक्तियों के पास है, वे भुगतान बैंकों के प्रवर्तक होने के योग्य हैं। दूसरा, भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड दोनों जारी कर सकते हैं। तीसरा, भुगतान बैंक ऋण देने की कार्यकलाप नहीं कर सकते हैं। आपके हिसाब से दूसरा सही होगा। चलिए, आपका मैंने दूसरा लॉक कर दिया है और आपके हिसाब से सेकंड ही करेक्ट है। आप लोगों ने गलती नहीं, बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। आप ठीक है। सुनिए, पेमेंट बैंक है ना। पेमेंट बैंक कभी भी ऋण नहीं देती है ना। पेमेंट बैंक कभी भी ऋण नहीं देती है, और ऋण अगर नहीं देती है तो ऋण अगर क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का क्या होता है, एक ऋण है, वो एक कर्ज है, वो उधारी है वो, है ना। तो आप देखिए कितनी एक्चुअली में ये अगर थोड़ी भी समझ होती है हमारी इस चीज को लेकर के तो हम ऐसी गलती नहीं करते, है ना। तो इसका मतलब है कि सेकेंड ऑप्शन कट गया। हाँ, हाँ देखिए, और पेमेंट बैंक के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। ये पेमेंट बैंक का मतलब है कि जो पेमेंट बैंक है वो क्या करेगा, आरटीजीएस के माध्यम से सेटल करेगा, पेमेंट को सेटल करेगा। एक फोन के माध्यम से हम भीम यूपीआई वगैरह का यूज करके एक जगह से दूसरी जगह सेट कर सकते हैं, है ना। तो वो फिर जमा भी स्वीकार नहीं करेगा। तो अब ये इसका मतलब है कि जब दो गलत हो गया तो ये कट गया और ये भी कट गया और ये भी कट गया, सिर्फ आंसर बच गया हमारे पास बी 1 एंड 3। अगर हम 1 को लेके कंफ्यूज भी हैं, नहीं पता है, तभी हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम वही ले सकते हैं।
अच्छा नहीं, सब पे आपने फोकस नहीं किया। हाँ, ये मिस्टेक हो गया। हाँ, अच्छा अब आप लोग बताइए ये क्वेश्चन बाकी में आसान था कि नहीं? लेकिन अगर सामने से अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि वो हाथी के दांत जैसा। अरे बाप रे कितना भयंकर दांत है, पर वो कोई काम का है नहीं हाथी के लिए। कुछ वैसे ही, कुछ वैसे ही यहाँ भी सेट किया गया। अब देखिए, अब इससे मतलब अपने आप में थोड़ा सा मतलब हमें समझना होगा कि कहां कहां पे लूप होल हो सकता है, कहां कहां पे कमजोरी हो, कहां कहां से कमजोर है कोई स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के एक एक शब्द को, जो मेन मेन जो वर्ड्स है, उन वर्ड्स पे हमें बार बार फोकस करना है, बार बार। अगर नहीं क्लियरिटी के साथ हम, अगर नहीं पूरी क्लियरिटी के साथ अगर हम नहीं जज कर पा रहे हैं तो हमको उसको अटेम्प्ट नहीं करना है उस समय। हमको उसको गोल घेरा लगा करके छोड़ देना है। थोड़ी देर के बाद हमारी मानसिक स्थिति और बदलेगी, थोड़ा और मजबूती से सोच करके फिर दोबारा आकर के फिर उस पर काम करेंगे, है ना? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये जो है करंट अफेयर से बेस्ड है। इस पे चर्चा करने का कोई मीनिंग रह नहीं जाता, क्योंकि ये इसका हम आने वाले एग्जाम से कोई लेना देना है भी नहीं, तो मैं इसको स्किप कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान, इसका भी आने वाले एग्जाम से कोई लेना देना है नहीं, तो इसे स्किप कर देते हैं। लेकिन अगर टाइप को समझना चाहते हैं तो उसके लिए मैं फिर इसमें एक्सप्लेन कर सकता हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है सरकार की योजना से है। इसका मतलब है कि योजना से सवाल हर साल निकलते हैं, और एक दो नहीं बल्कि 4 5 की संख्या में निकलते हैं, है ना? तो अगर जहां पे योजना से क्वेश्चन की संख्या 4 से 5 आ रहा है, इसका मतलब है कि हमें फोकस होना पड़ेगा कि जितना भी कोरोना के समय में योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई, उन योजनाओं को तो गलती से भी नहीं छोड़ करके जाना है। एकदम 100% श्योरिटी के साथ मैं ये कह रहा हूं कि लॉकडाउन के बाद जो जितने भी इनिशिएटिव सरकार के द्वारा लिए गए, उन सभी इनिशिएटिव से 4 से 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं। अगर अगर आप जेपीएससी दे रहे हैं, झारखंड पीसीएस दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वहां पे भी जो हेमंत सोरेन की जो सरकार है, उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है कोरोना को कंट्रोल करने को लेकर के, उससे 100% प्रीलिम्स में क्वेश्चन होगा। ओके, इसलिए उसको जितने भी और इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशल झारखंड के लिए अगर कोई प्रोविजंस किए गए हैं, वो क्वेश्चन 100% आपके जेपीएससी में रहेगा। ठीक है। हम्म। चलिए अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की योजना उदय का एक प्रयोजन था? उदय का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, बिजली से ही है। हाँ, ये है उज्ज्वला डिस्कॉम्स एसियोर्स योजना। ठीक है। हाँ, डिस्कॉम्स यानी जितनी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और थर्मल पावर्स जितने थे हमारे यहाँ, जो बिजली का उत्पादन कर रहे थे, उन सब के उन सबको बहुत बड़े पैमाने पे लॉस हुआ था, बहुत बड़ी मात्रा में घाटा का सामना करना पड़ रहा था, और हालात ऐसी थी कि वो कंपनियां बंद होने की स्थिति में थी। अब आप 1 मिनट के लिए इमेजिनेशन कीजिए कि अगर दिल्ली, मुंबई या फिर किसी भी शहर से 24 घंटे के लिए अगर बिजली गायब हो जाती है, तो उस शहर की अर्थव्यवस्था पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने उदय जैसी स्कीम लाई, और उन्होंने कहा कि हम जितनी भी ये थर्मल पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यानी जितने भी ऊर्जा का उत्पादन करने वाले कंपनियां हैं, उन कंपनियों को किसी भी तरीके से हम बंद नहीं होने देंगे।
उनके घाटे को कम किया जाए, और उनके घाटे को कम करने का एक माध्यम था ये उदय, है ना। चलिए अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर 8 में एक मसाला बॉन्ड जारी किया गया था, उससे रिलेटेड है। मसाला बॉन्ड जारी किया गया था आईएफसी के द्वारा। तो ये हम लोग जब अभी कल अभी तो आज ये कर रहे हैं और इसको खत्म कर लेंगे जितना प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर है, और साथ इसको थोड़ा थोड़ा करके खत्म करते चलेंगे, और साथ में करंट अफेयर्स का भी काम शुरू कर रहे हैं हम लोग, है ना। और मैं कल पॉलिटी के करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगा 2 महीने का। तो अभी ये जो मैं समझता हूँ कि जो रिलेवेंट नहीं है उस पर हमें समय बर्बाद करने का कोई मतलब है नहीं, और आप अपने स्तर पर उसको पढ़ लीजिएगा, कैसा रहेगा, है ना। तो अब आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 कह रहा है कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के जो कराधान व्यवस्था है, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, एरिया क्या है इसका, हरियर बुक का, और एरिया कहां, अभी कहां पड़ता है ये विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर, हाँ। तो जब आप देखिए, जब विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन निकल करके आ रहा है, और ऐसा नहीं है कि डिसकंटिन्यूटी में है, बल्कि कंटिन्यूटी में है ये क्वेश्चन, तो ये एक एरिया, एक ये इस एरिया को मार्क करना है। और जब आप पढ़ने जाएं मेडाइवल हिस्ट्री को, जब आप पढ़ रहे हो तो विजयनगर साम्राज्य पे फोकस कीजिएगा, है ना। और शोभना मैम, मैं आपके लिए एक बात कह रहा हूं कि जो नोट्स आपने हिस्ट्री का मुझे शो किया था, है ना, उसको पॉसिबल नहीं है कि हम उसको याद कर सकें, और अगर हम याद कर भी लेंगे तो लंबे समय तक हम उस सारी इंफॉर्मेशन को रख नहीं सकते हैं, अगर, है ना। और सारा क्वेश्चन उस टाइप का नहीं आता जिस प्रकार का वो नोट्स बना हुआ है, उसमें कुछ ऐसे ही हिस्ट्री के क्वेश्चन भी होते हैं जिसपे समझ बनानी होती है। तो मैं समझता हूं कि आप एनसीईआरटी के 12th क्लास की हिस्ट्री अगर पढ़ लेते हैं तो वो सफिशिएंट है, और नहीं तो फिर आप बिपिन चंद्रा को पढ़ लीजिए, और जितने ज्यादा बार आप पढ़ सकते हैं उतने ज्यादा बार आप पढ़िए, उससे आपकी हिस्ट्री की समझ बनेगी और मेंस में भी काम आएगा। लेकिन जो नोट्स आपने हिस्ट्री के मेरे पास भेजा वो मेंस में आपके बिल्कुल भी काम नहीं आने वाले हैं, है ना। विजयनगर के शासक, विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव की, कृष्णदेव बहुत ही, विजयनगर साम्राज्य में सबसे प्रतापी और सबसे फेमस शासक ये कृष्णदेव है। कृष्णदेव की कराधान, कल हम लोगों ने इस पे चर्चा किया था, इसके कुछ दो इंपॉर्टेंट चीजों को, महानबी टिब्बा और एक था कमल महल। कमल महल का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने आपको, हाँ, चित्ररंगनी, चित्ररंगनी महल कराधान व्यवस्था से संबंधित। अब देखिए, महल वगैरह का तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन आए तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही हम मेडाइवल में आते हैं तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए सवाल बना रहे हैं यूपीएससी, और जैसे ही हम थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं तो ऊपर में समझते हैं तो उसके कराधान व्यवस्था पे क्वेश्चन बन रहा है, और अगर मुगल काल में हम आते हैं तो समकालीन और भी जो महान संत वगैरह थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, तो हमको वहां पे इस अप्रोच को लेकर के पढ़ना होगा, है ना। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, पहला कथन है कि भूमि की गुणवत्ता
भूमि की गुणवत्ता। आप विजयनगर जो कृष्णदेव है ना, ठीक है, आप अपने यहाँ पे आप रख लीजिए अपना नाम कृष्णदेव जी की जगह, कि आप अगर विजयनगर साम्राज्य के शासक होते तो क्या इस प्रकार के रिफॉर्म्स करना पसंद करते कि नहीं करते? गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर, भू राजस्व की दर नियत होती थी। नंबर दूसरा, कारखानों के निजी स्वामी, कारखानों के निजी स्वामी, कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे, एक औद्योगिक कर देते थे। ये दो ऑप्शन हो गया। चलिए, ऑप्शन वही रहेगा, ओनली एक, ओनली दो, वन एंड टू बोथ, डी में नाइदर वन नॉट टू। हाँ, आप एक अच्छे शासक बनेंगे, आप एक अच्छी प्रशासिका बनेंगे। जी, क्योंकि ये एक अच्छे प्रशासक का गुण है ना। अब देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर मिला और आप अगर नहीं भी समझ पा रहे हैं, है ना, तब भी हम इसको कर सकते हैं। और आपने बिल्कुल सही किया, दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। हाँ, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखिए क्यों, विजयनगर साम्राज्य जो है कर्नाटक वाले क्षेत्र में है, और कर्नाटक में कौन सा डिस्ट्रिक्ट, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट, बेल्लारी। अब जो कर्नाटक बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है वहां पे मैक्सिमम जो भूमि है वो पठारी क्षेत्र है, मैक्सिमम भूमि कैसा है, पठार है। अब हमने ये पढ़ा ज्योग्राफी में, अब उस ज्योग्राफी की नॉलेज को यहाँ देखिए कैसे यूज करते हैं। अगर पठार और प्लस में एलुवियल, जो मैदान, मैदान वाला जो जोन है, क्षेत्र है, उन दोनों में, दोनों को अगर हम दोनों में एक ही प्रकार के अगर कर आरोपित करेंगे, भूमि की गुणवत्ता को आधार नहीं बनाएंगे, तो इसका मतलब है कि हम, हमारी कहीं ना कहीं विफलता होगी। और ये जो कृष्णदेव राय शासक है, ये अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते हैं, है कि नहीं? ये अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं, तो ऐसी गलती तो नहीं करेंगे। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर खाजा टकेसर भाजा, कुछ ऐसी कहावत, वो तो नहीं लागू करेंगे। अब दूसरे नंबर पे देखिए, कह रहा है कि कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देगा, क्यों नहीं देगा, देना ही पड़ेगा उसको। अब देखिए, जब प्रीलिम्स में ऐसे इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं तो फिर ऐसे इंफॉर्मेशन को याद करना शुरू कर देते हैं, रट्टाफिकेशन करना शुरू कर देते हैं। अरे भैया, कहां तक रटिएगा, कितना रटिएगा, आपके दिमाग का भी कोई ना कोई तो सीमा है, और ये सारी चीजें सीमा से बाहर की हैं। जब आप इसको सोल्व कर रहे होते हैं, उसी समय आप ये ध्यान दीजिए कि इसको, ये सही हो सकता है कि नहीं हो सकता है। एक प्रशासक के तौर पे आप होते तो क्या करते, ऐसी व्यवस्था लागू करते कि नहीं करते, है कि नहीं? तो ऐसी चीजों को रटिए नहीं, स्मार्टली इवेल्युएट कीजिए इसको। और प्रीलिम्स कम से कम इंफॉर्मेशन में हम बेहतर परिणाम ला सकते हैं प्रीलिम्स में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित पुस्तकों में से किसी एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है। स्वप्नवास दत्ता, मालविका अग्निमित्र, मेघदूत, रत्नावली। ऐसे क्वेश्चन को क्या, हाँ ये फैक्ट है, मालविका अग्निमित्रम। और ये स्टेट पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चन बड़ा फेवरेट होता है, बुक के बारे में पूछ लेंगे, है ना, स्टेट पीसीएस में ये ज्यादा फेमस होता है, बुक के बारे में पूछ लेंगे। एंशिएंट के जितने सारे बुक हैं, बुकों की संख्या में बहुत मतलब कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। एक बार मैं लगा था रटना, मैंने सोचा कि चलो मैं रट्टा लगाता हूँ इस पे, रट्टा लगाता गया मैं हार गया, लेकिन बुक की कमी नहीं हुई, और नए नए बुक निकलते गए। मैंने सोचा इस एक क्वेश्चन को मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना इस एक क्वेश्चन को, छोड़ ही दूंगा मैं। अगर वो मतलब जो कुछ वैल्यूएबल चीजें हैं वो जान जाएंगे, जैसे अब मालविका अग्निमित्र है, मेघदूत है, जीवक, या फिर पतंजलि का लिखा हुआ कोई बुक हो, हर्षचरित्र बाणभट्ट का लिखा हुआ, जो बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है, वैसी कुछ बुकों को कंप्लीट कर ले। लेकिन इसके अंदर एकदम से निकालना इतिहास, मतलब बुकों का इतिहास उलट देना अलग बात है, वो नहीं करना है ना। ऐसे मतलब 25-30 बुक को दिमाग में रख ले, वो काफी है, उसके हिसाब से हम फिर एलिमिनेट भी कर लेंगे कि उसमें क्या है और क्या नहीं। चलिए अब 11 नंबर वाला जो मैटर है वो करंट अफेयर्स का है, तो इसमें कुछ मेहनत करने का कोई फायदा है नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेहतर है। ये ये आपकी इकोनॉमी की समझ को जांचता है कि आपकी इकोनॉमी में कितनी समझ रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको स्लैश किनको भारत सरकार के पूंजी बजट में शामिल किया जाता है। पूंजी बजट, पूंजी बजट, है ना, किसको या किनको पूंजी बजट में शामिल किया जाता है। तो बताइए पूंजी बजट का मतलब, अगर जब तक नहीं समझ रहे होंगे तब तक आप इसको हल नहीं कर सकते, यानी इस टर्मिनोलॉजी को समझना ही होगा। तो पूंजी बजट क्या होता है? देखिए दो तरह के खर्चे होते हैं सरकार के, एक तो राजस्व व्यय, एक तो राजस्व व्यय होता है, एक पूंजीगत व्यय होता है। राजस्व व्यय वो व्यय होते हैं जिनके माध्यम से किसी भी प्रकार के इनकम आय सृजित नहीं होता है। जैसे अगर वेतन दिया तो वेतन से किसी भी प्रकार के आय अर्जित नहीं होते, या सब्सिडी दे दी या फिर पेंशन दे दिए, है ना, समझ, या किसानों के कर्ज माफ कर दिए, तो इससे किसी भी प्रकार के सरकार का आय नहीं हुआ, तो इसको बोलते हैं राजस्व व्यय। अब सरकार ने नई रेलवे लाइन बिछा दी, नई रेलवे की शुरुआत कर दी, नए बिल्डिंग बना दिए, नए सड़क बना दिए, तो इसका मतलब है कि यहां से सरकार का या फिर किसी कंपनी का सरकार ने शेयर खरीद लिया, इसका मतलब है कि सरकार वहां से क्या कर रही है, डिविडेंड प्राप्त कर रही है, लाभांश प्राप्त कर रही है। तो पूंजी पूंजी बजट का मतलब है कि वो व्यय जो सरकार को पैसा कमा के देती हो, ऐसे एक्सपेंडिचर जहां से सरकार का अर्निंग का सोर्स बन जाता हो। ओके, चलिए तो अब देखिए इसका पहला कथन क्या कह रहा है। पहला कथन कह रहा है कि सड़कों, इमारतों, मशीनरी आदि जैसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर व्यय। सड़कों, इमारतों, मशीनरी, आदि जैसे परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर व्यय। दूसरा है
विदेशी सरकारों से प्राप्त आय, विदेशी सरकारों से प्राप्त आय। तीसरा है राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदत्त ऋण और अग्रिम, राज्यों और राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्रों को अनुदत्त ऋण और अग्रिम, ऋण और अग्रिम। अब इसका स्टेटमेंट जो है 1 मिनट में मैं कर लेता हूं इसको। इसका आंसर आप लोग आंसर फाइंड कीजिए थोड़ा सोच करके समझ करके। इसमें ओनली 1 और बी आपने निकाल लिया आंसर। चलिए थोड़ा समय शोभना मैम को भी देते हैं, वो भी सोचें इस पे। 1 2 and 3। हाँ बताइए सोना मैम, आपने आंसर फाइंड किया? चलिए आपने आंसर 1 निकाला है ना, कि 1 ठीक है। अच्छा विदेशी सरकारों से प्राप्त आय, अच्छा जो विदेशी सरकार से जो प्राप्त आय होगा वो आय कहाँ, वो जो आय होगा वो क्या पूंजी बजट का हिस्सा नहीं होगा? एक तो है, ये तो श्योर है। हम्म, हाँ देखिए, हाँ ऋण दिया गया है ना, तो ऋण के बदले उनको ब्याज तो मिलेगा, है कि नहीं? अगर ऋण सरकार ऋण दे रही है तो उस ऋण के बदले 1% 2% जो भी उन्होंने ब्याज निर्धारित किया होगा वो ब्याज इन्हें प्राप्त होगा। तो जो ब्याज इनको प्राप्त होगा, है ना, तो इस वजह से क्या है कि यहाँ पे ये भी होगा, 2 वाला भी होगा, सॉरी 3 भी होगा, है ना। लेकिन ऑप्शन 1 एंड 3 भी है। ये वाला क्वेश्चन नंबर जो 12 ये डिफिकल्ट बना दिया यूपीएससी ने, हम छाट ही नहीं पा रहे इसमें, ये डिफिकल्ट लेवल बना दिया। तो अगर विदेशी सरकारों से प्राप्त आय, इसका मतलब है कि आपने उनको ऋण दे रखा है तभी तो आपको वहां से आय मिल रहा है। नहीं, आय अगर आपका है इसका मतलब कि आपने ऋण दिया है। हाँ नहीं, क्वेश्चन नंबर कितना है इसमें, विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण, अच्छा अच्छा मैंने और मैंने आय लिख दिया है तभी गड़बड़ हो रही है ना। ब्याज देना पड़ेगा, पर इस ये जो ऋण हम लेंगे, इस ऋण का पूंजी, इस ऋण को कहीं ना कहीं हम पूंजी में ही निवेश करेंगे, इसको हम राजस्व व्यय में नहीं कर सकते हैं।
हाँ, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है इसके। अगर हम ऋण ले, तीनों के तीनों सही है इसके। क्योंकि देखिए हम अगर ऋण लेते हैं तो वो ऋण कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, व्यय करते हैं किसमें, हाँ पूंजी में निवेश करते हैं। ऋण हम इसी, जैसे देखिए अभी दिल्ली है, तो दिल्ली में जो मेट्रो है, तो मेट्रो किसकी सहायता से चलाई जा रही है, जापान की सरकार से। जापान की सरकार ने ऋण उपलब्ध कराया, तब जाकर के फिर वो चल पड़ा, है ना। तो ये तीनों सही है। हम्म, ये तीनों सही हो। क्वेश्चन नंबर 13, 13 को पढ़िए। और इसमें ये आंसर बिल्कुल मैं सही चाहता हूं आपसे, क्योंकि हमने जो मैप पढ़ा है उसकी मेहनत यहीं पे दिखेगी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 डेजर्टिफिकेशन की बात कर रहा है ये, मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभी समय का स्लैश के क्या महत्व है है ना। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, रोकने के लिए संयुक्त, रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभी समय, संयुक्त राष्ट्र अभी समय, अभी समय यानी कि कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसके बारे में और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा, ये इस बार की प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी समय का स्लैश के क्या महत्व है या है। अब इसका स्टेटमेंट इतना बड़ा है कि मेरा हाथ कांप रहा है लिखते हुए, इतना बड़ा लिख लूं। हाँ मैं पढ़ देता हूँ, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट देखिए, फर्स्ट कह रहा है कि इसका उद्देश्य नव प्रवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थक अंतरराष्ट्रीय भागीदारियों के माध्यम से प्रभावकारी कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है। पहला हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट है कि यह विशेष स्लैश विशिष्ट रूप से दक्षिणी एवं उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों पर केंद्रित होता है तथा इसका सचिवालय इन क्षेत्रों में वित्तीय संसाधनों के बड़े हिस्से का नियतन सुलभ कराता है। तीसरा स्टेटमेंट है, यह मरुस्थलीय को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु उधर्वगामी उपागम मतलब बॉटम अप अप्रोच के लिए प्रतिबद्ध है। अब कूट है इसका, ए only one, B only 2 and 3, C 1 and 3, D all। एक और तीन, दो क्यों नहीं होगा? आप कंफर्म है? कंफर्म, आप दो को पढ़िए और कंफर्म कीजिए अपने आप को। हाँ, अच्छा अफ्रीका को पूरा पढ़ चुके हैं, है ना। तो जब अफ्रीका को हम पढ़े तो उसमें ये लिख रहा है कि पश्चिमी, सॉरी उसमें ये लिख रहा है कि उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका और उत्तरी अफ्रीका। दक्षिणी एशिया है, अफ्रीका कह रहा है कि नहीं नहीं एशिया नहीं है इसमें,
यह विशेष स्लैश विशिष्ट रूप से दक्षिणी एवं उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों पर केंद्रित है। हम्म। आप वाले में एशिया में लिखा हुआ है क्या? हाँ हाँ, ठीक है। हम्म हम्म। हाँ ठीक है। अच्छा, अगर मैं उत्तरी अफ्रीका की अगर बात करूं, तो उत्तरी अफ्रीका में कहीं पे डेजर्ट है क्या? नहीं है। तो जब डेजर्ट वहां पे है, जैसे कि उत्तरी अफ्रीका में कौन कौन सा देश हो गया, जैसे मिस्र हो गया, है ना? तो वहां मिस्र हो गया, या फिर लीबिया हो गया, अल्जीरिया हो गया। तो इन सब देशों में अगर देखा जाए तो कहीं पे भी डेजर्ट नहीं है, वो एलुवियल सॉइल वाला जोन है। तो वहां डेजर्टिफिकेशन है ही नहीं। हाँ, अल्जीरिया आ जाएगा। हाँ हाँ, अगर पश्चिमी की अगर बात करता तो एक समय के लिए मान लेते कि जो वेस्टर्न सहारा है, और या फिर वहाँ, है ना, मोरक्को वाला जो क्षेत्र है, वहां पे सहारा रेगिस्तान है। समझ रहे हैं? यानी मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो हमने पढ़ा वो यहाँ पे यूज है कि नहीं। अब समझ गए कि वो जो चीज, जो वहां की ज्योग्राफिकल लोकेशन है, उस लोकेशन को तो हमने पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद उसका यूज कहाँ करते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ, आप देखिए, आप अगर आप फिर से टेस्ट वगैरह अगर आप लगाएंगे, तो आप देखिए कि नंबर जरूर बढ़ेंगे, है ना? नंबर बिल्कुल बढ़ेंगे। अब इसी तरीके से सोचना है, समझना है, और ठहर ठहर करके हमें डिसीजन लेना है कि हमारा ये सही है या गलत है। हाँ ये, हाँ। तो आज जो है मेरा जो फोन है उसकी बैटरी एंड कर रही है। तो आज हम सोच रहे थे कि अब इसमें 14 नंबर का क्वेश्चन का वैसा कोई महत्व है नहीं, अब रह गया, अब नहीं महत्व रह गया है। और 5वें नंबर 15 नंबर का भी क्वेश्चन कुछ वैसा महत्व नहीं रख रहा है। तो कल इसका कुछ क्वेश्चन कर लेंगे प्रीवियस ईयर्स का, साथ में कुछ नए क्वेश्चन जो आ सकते हैं उस तरह के मैं कुछ क्वेश्चन बना के ले आऊंगा। और साथ में मैं पॉलिटी के डिस्कशन, पॉलिटी का जो करंट अफेयर्स का जो मैटर रहा है उसका डिस्कशन करूंगा, और उसको साथ में लिंक कर दूंगा मैं वर्तमान समय के एग्जाम के लिए, है ना? चलिए, तो आप लोगों को थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने क्लास ज्वाइन किया। हाँ, गुड नाइट सबको।